हेलो एवरीवन। इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि थेवन के घर पर एक चोर आया हुआ है जो एक्चुअली उसकी वही फाइनेंशियल रिपोर्ट वाला ब्रीफ केस चुराने के लिए आया था। लेकिन नानी और आइक ने मिलकर वहां पर एक माउस ट्रैप बनाया हुआ था। एक बेल हिलने लगती है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि कोई चोर पहुंच चुका है। अब जैसे ही वो चोर बड़े मज़े से बाहर निकलने की कोशिश में होता है, वो लोग माउस ट्रैप उसके ऊपर खोल देते हैं और इन दी एंड वो चोर बिल्कुल ऐसे ही पकड़ा जाता है जैसे कोई चूहा पकड़ा गया हो। और उसके बाद नानी और आइक दोनों मिलकर चमचों और फ्राई पैन से उसकी इतनी पिटाई लगाते हैं कि इन दी एंड वो बेचारा बेहोश ही हो जाता है। इतने में सारा भी और थेवन भी पहुंच जाते हैं और जब थेवन सारी कहानी सुनता है कि किस तरह से उन लोगों ने प्लान बनाया था उसकी फाइल्स को सेव करने के लिए, तो उसे बहुत खुशी होती है। वो उन सारों का थैंक्स करता है। उसे एक बहुत क्यूट सी फैमिली मिल गई थी। और उसके बाद पुलिस आती है और उस चोर को वहां से पकड़ कर ले जाती है। यॉर्च चॉम को ये इत्तला दे देता है, लेकिन चॉम को थोड़ी सी भी टेंशन नहीं थी। आखिर बड़ा ऑफिसर उसके साथ मिला हुआ था। वो कहती है ये प्लान फेल, तो अब हम प्लान बी पर अमल करेंगे। जबकि थेवन बेचारा विनॉय को बहुत कहता है कि प्लीज़ उस चोर को पकड़वा के रखना, उसे छूटने ना देना। लेकिन विनॉय बेचारी की कहाँ चलती थी। जैसे ही ऊपर वाले ऑफिसर की कॉल आती है, उन कॉप्स को उस चोर को छोड़ना ही पड़ता है। और विनॉय आज थेवन और सारापी से मिलने के लिए आ रहा था, प्रिसिला से मीटिंग के बारे में बताने के लिए। रास्ते में उसके साथ साइंग भी थी। वो देखती है कि उसके डैशबोर्ड में एक टेडी बेयर पड़ा हुआ है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने उसे स्कूल के लास्ट डे पर देना था। विनॉय उसे कहता है कि यही तो मैंने तुम्हें गिफ्ट करना था। साइंग पूछती है ये तो मुझे पता है, लेकिन तुम उसके साथ कहना क्या चाहते थे वो मैं सुनना चाहती थी। पर इससे पहले कि वो कोई और बात करते, कोई गाड़ी उनका रास्ता रोकती और फिर एक बड़ी व्हीकल आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है। एक्चुअली ये सारे यॉर्च के लोग थे और उन्होंने अब साइंग और विनॉय को पकड़ लिया था। साइंग बेचारी मार खा रही थी, पहले एक्सीडेंट से भी जख्मी थी। और विनॉय वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता है और वो स्किल्ड भी था, लेकिन फिर भी वो लोग तादाद में बहुत ज़्यादा थे। इन दी एंड यॉर्च भी पहुंच जाता है और वो उसे काबू में कर लेते हैं। विनॉय बार बार यॉर्च को कह रहा था कि तुम्हें मैं चाहिए हूँ, मैं मिल चुका हूँ, प्लीज़ उस लड़की को छोड़ दो। लेकिन यॉर्च कहता है ऐसे ही तो मुझे मज़ा आता है तुम लोगों को सताने का और तंग करने का। और साइंग उसे अपने से ज़्यादा विनॉय की फिक्र थी। विनॉय उनसे काबू ही नहीं हो रहा था और बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहा था, तो यॉर्च को गुस्सा आता है और वो उस पर गोली चला देता है। जबकि उसी टाइम पर थेवन और सारापी भी उन दोनों के लिए परेशान होकर उनकी तलाश में जेट स्कीइंग जगह पर पहुंचे हुए थे। लेकिन उनका फ़ोन भी नहीं मिल रहा था और कुछ पता भी नहीं था वो कहाँ गायब हुए। और इतने में हमें पता चलता है कि जॉर्ज कहता है दिल तो कर रहा था कि तुम्हारे दिल पर गोली चलाता, लेकिन चॉर्म का ऑर्डर था तुम जिंदा चाहिए हो, इसलिए शोल्डर पर चलाई है। अब उन दोनों को एक वेयर हाउस में कैद कर दिया गया था। विनॉय खुद को संभालता है और उल्टा साइंग को भी तसल्ली देता है और वो उसके सामने बहुत स्ट्रांग बन रहा था। लेकिन साइंग परेशान थी क्योंकि आखिर उसे गोली तो लगी थी। लेकिन विनॉय कहता है गोली बिल्कुल छूकर निकल चुकी है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है। एक्चुअली चॉर्म का प्लान था कि वो इन दोनों को होस्टेज करके थेवन से वही डॉक्यूमेंट्स वापस निकलवाएगी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगी तो थेवन के पास कोई भी रिकॉर्ड किसी काम का नहीं। जबकि थेवन उन दोनों को तलाश करते हुए प्रिसिला के घर के बाहर पहुंच जाता है। उन दोनों ने लोकेशन शेयर की थी कि कल वो इसी से ही मिलने के लिए आए थे। उनके आते ही दरवाज़ा खुल जाता है। वो सीसीटीवी से उनको देख रही थी और थेवन के ही तो इंतज़ार में थी। और थेवन के वेलकम के लिए वो बहुत सेक्सी स्टाइल में स्विमिंग करती हुई बाहर निकलती है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश में उसे फ़ौरन से किस भी कर देती है। वो उसे पीछे कर देता है और फिर उससे कहता है कि मैं सिर्फ इतना पता करने आया हूँ कि कल मेरे 2 फ्रेंड्स तुमसे मिलने के लिए आए थे और उसके बाद वो गायब हो गए। प्रिसिला कंफर्म करती है कि हाँ वो मिलने तो आए थे और उसके बाद वो कहाँ गए ये तो मुझे नहीं पता। चॉर्म बहुत खतरनाक है, उसके बारे में बात कर रहे थे, उसी ने ही गायब कराया होगा। और यहाँ पर प्रिसिला काफ़ी जेलस भी हुई थी क्योंकि थेवन की बॉडीगार्ड उसके काफ़ी क्लोज लग रही थी। वो कहती है कि तुम मेल बॉडीगार्ड क्यों नहीं रखते। अब अंदर तो सारापी एकदम शांत रही थी, लेकिन बाहर निकलकर थेवन भी उससे डर गया था और वो भी उसके हाथ और फिंगर्स बहुत मरोड़ती है और उससे इन्वेस्टिगेशन करती है कि ये सब क्या हुआ था। थेवन डर कर उसे कुछ भी एक्सप्लेन करता उससे पहले ही उन्हें एक फुटेज मिल जाती है साइंग और विनॉय की। और साथ ही साथ चॉर्म भी कॉल करती है कि अगर तुमने इनको बचाना है तो ये डॉक्यूमेंट्स मुझे वापस करनी पड़ेंगी और मेरी अगली कॉल का वेट करो। अब वो उनको तंग करना चाहती थी, जान के वेट कराए जा रही थी और वो बेचारे तड़प रहे थे।
और उधर वेयर हाउस में विनय किसी तरह से कोशिश करके अपने हाथ तो खुलवा लेता है और जैसे ये गुंडा अंदर आता है वो उसके सामने सोने का नाटक करने लगता है और पीछे से हमला करके उसे मार के बेहोश कर देता है। अब उसका फ़ोन यूज़ करते हुए वो सारापी को कॉल करता है और साथ ही साथ उसको लोकेशन भी सेंड कर देता है, लेकिन जॉर्ज ऊपर से पहुंच गया था और उसने फिर इस बेचारे की इतनी पिटाई लगाई कि उसका हाल ही ख़राब कर दिया। अब जॉर्ज उनको कॉल करके यही कहता है कि अगर अपने फ्रेंड्स जिंदा चाहिए तो डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंच जाओ। अब नेक्स्ट सीन में सारापी और थेवन दोनों वो डॉक्यूमेंट्स लेकर उसी वेयर हाउस के बाहर पहुंच चुके होते हैं। वो दोनों अकेले आए थे, किसी को भी साथ लाना अलाउड नहीं था। जॉर्ज कहता है कि पहले मुझे डॉक्यूमेंट्स चेक कराओ, फिर तुम्हारे लोग तुम्हारे हवाले करूंगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन्होंने एक चाल चली थी। अंकल डच डिग्गी में छुप कर आए थे और वो चोरी चोरी किसी तरह से पीछे के रास्ते से वेयर हाउस में घुस जाते हैं और डिफरेंट जगहों पर वो छोटे छोटे से बॉम्ब्स इंस्टॉल कर देते हैं। उसी समय जॉर्ज वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा होता है और डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद वो उनके साथ ही उनके हैंड ओवर कर देते हैं। लेकिन वो कहते हैं तुम लोगों ने क्या समझा था, हम तुम्हें इतने मज़े से यहाँ से जाने देंगे? बिल्कुल भी नहीं। सारापी कहती है मुझे भी पता था कि तुम लोगों की असलियत क्या है, इसलिए मैं भी तैयारी से आई हूँ। और इसी के साथ ही वहाँ पर वेयर हाउस में ब्लास्ट होने लगते हैं। वो लोग तो नीचे बैठ जाते हैं लेकिन जो करीब थे वो गिर जाते हैं। और इसी केओस का फ़ायदा उठाते हुए सारापी अपने फ्रेंड्स को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है और जाते जाते वो लोग उनकी गाड़ियाँ भी उड़ाते जाते हैं। अब वो लोग उनकी नाक के नीचे से अपने फ्रेंड्स लेकर गायब हो गए थे, लेकिन साइंग की कंडीशन बहुत ख़राब थी। उन सारों को उसी की फिक्र थी, उसकी आइज़ पर असर था, उसे कुछ सही से नज़र नहीं आ रहा था। अब जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर उसका चेकअप करता है। एक्चुअली उसके सर पर चोट लगने से सारा असर उसकी आइज़ पर हुआ था। क्रिटिकल नर्व्स डैमेज हो गई थी, इसकी वजह से उसे कभी चीज़ें ब्लर नज़र आती थी और कभी ठीक, कभी बिल्कुल भी नज़र नहीं आती थी। डॉक्टर कहते हैं कि हम इसके कुछ टेस्ट करेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि इसकी आइज़ पर कैसा इफ़ेक्ट है। वो सारे लोग बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इसके केस में ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। अब साइंग के पास उसके तीनों फ्रेंड्स आकर बैठ जाते हैं और हर कोई खुद के ऊपर ही इल्ज़ाम ले रहा था। विनय कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तुम मेरे साथ थी, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जबकि सारापी कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मेरी वजह से तुम मुश्किल में फंसी हो। और थेवन का कहना था कि तुम सारे गलत हो, ये सारी मुसीबतें तो मेरी वजह से तुम लोगों पर आ रही हैं। लेकिन साइंग यहाँ पर बहुत स्ट्रांग रहती है। वो कहती है कि अगर मेरी किस्मत में ऐसे ही था, मैंने ब्लाइंड होना ही है, तो मैंने किसी और तरह से भी हो जाना था। लेकिन एटलीस्ट मैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प करते हुए ज़ख्मी हुई, एक अच्छी कॉज के लिए मेरे साथ कुछ हुआ, मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं, जो भी किस्मत में है मुझे एक्सेप्ट है। अब सारापी और थेवन जाने लगते हैं। सारापी तो कहती है कि मैं आज रात इसी के साथ ही ठहरना चाहती हूँ, लेकिन थेवन कहता है कि तुम प्लीज़ कबाब में हड्डी मत बनो, उन दोनों को अकेला टाइम गुजारने दो। मैं देख सकता हूँ विनय की आइज़ में कि वो साइंग को लाइक करता है। और विनय वाकई साइंग के लिए बहुत परेशान था। वो उसका फर्स्ट लव थी और आज जब उसे इस तरह से बीमार देखता है कि वो उसका साथ देते हुए इस हाल को पहुंची है तो वो बहुत सैड हो जाता है। उसे अपना पास्ट भी याद आता है। हाई स्कूल में लास्ट डे वो एक डेट पर उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला था, लेकिन फिर एक हादसा हो गया और उसके बाद उन दोनों के रास्ते अलग हो गए। विनय थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट ज़रूर हुआ था, लेकिन अब फिर से उसका फर्स्ट लव जाग चुका था। वो साइंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और उससे वादा भी करता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारी आइज़ बनूंगा, तुम फिक्र ना करो, वैसे भी तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, गलत मलत मत सोचना। और इसके साथ ही विनय सारी रात उसके साथ ही बैठा रहता है और फिर उसके शोल्डर पर सर रखकर वहीं पर ही सो जाता है। वो दोनों इस तरह से बहुत क्यूट लगते हैं। जबकि चार्म को दिखाते हैं उसने अब वो सारा रिकॉर्ड जला दिया था। उसे बहुत तसल्ली हो गई थी कि मेरे खिलाफ कोई सबूत तो बचे नहीं है, क्लाउड से भी सारा डाटा उड़ा दिया गया है। तो अब नेक्स्ट स्टेप उसका ये होगा कि वो प्रिसिला को अपने साथ इन्वेस्टमेंट पर मनाना चाहती है। वो कहती है कि सिर्फ एक वही लड़की है जो मेरा साथ दे सकती है, क्योंकि उसका हस्बैंड भी तो ब्लैक में ही काम करता था, तो वो कौन सा साफ सुथरी होगी जिसे मेरी करप्शन से कोई इशू होगा। अब देखते हैं कि प्रिसिला क्या मानती है चार्म का साथी बनने को या फिर वो थेवन का साथ चुनेगी। ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।